कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया। तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकते हैं। धारा 28 है इसके लिए, इसके लिए धारा 29 है, याद रख लेना, इसके लिए धारा 32 है। धारा 32, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, ठीक है। अब आर्टिकल 32 जो बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कितने तरह की रिट होती हैं आर्टिकल 32 में? तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 में भैया 5 रिट होती हैं, रिट, ठीक है। और 5 रिट से क्वेश्चन बनता है। आज पांचों की पांचों रिटों के बारे में मुझे बताओ। जैसा पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? किसी भी बंदी को 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं रखा जाएगा, हाबियस कॉर्पस बोलते हैं। कितना? इसमें कौन सा प्रावधान है? 24 घंटे, 24 घंटे वाला। 24 घंटे से पहले व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। दूसरा आता है आपका परमादेश। परमादेश, मैंडेमस। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपका सीजीएल 2022 में ही, मैंडेमस का अर्थ है, मैंडेमस का अर्थ होता है कि भैया कोई अधिकारी रेड टेपिज्म का शिकार हो गया, लाल फीताशाही। तुमने देखा बाबूजी लोग होते हैं अफसर, तो सुनते नहीं किसी की, अब बाहर खड़ा हो जाते हो जाके। अंदर कैसा है ऑफिस में? आप काम करवाने के लिए गए थे, बोले बाबूजी मेरा ये काम है, नहीं सुना उसने, आप कोर्ट जा सकते। परमादेश, तो कोर्ट बोलेगा उस आदमी से कि तुम्हारा काम ये है, ये तुमको करना होगा। इसको बोलते हैं हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। मैंडेमस का मतलब आदेश कौन देता है? कोर्ट देता है भैया। कब देगा? किसको जाता है ये मैंडेमस? हमेशा किसी अधिकारी को जाएगा, किसी ऑफिसर को जाएगा, जब वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है या अपने काम को नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत? तीसरा आपका साथी, तीसरा आपका, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है प्रोहिबिशन, कोई रोक। जैसे आपने एक वर्ड आप अंग्रेजी में भी पढ़ते होंगे, सिगरेट इज प्रोहिबिटेड हेयर, स्पिट इज प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है? कि निषेध है, रोकथाम है, यहां सिगरेट पीना मना है, मना है। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना। अब भैया मना किससे होती है? निचली अदालतों से, निचली अदालतों से। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी और मुझे बतानी भी होगी कि आप वो जानते हैं नहीं। जो ये शक्तियां हैं साथी 5 रिट की, मुझे बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट के ही पास हैं या हाई कोर्ट के पास भी हैं? बोलेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या दोनों के पास हैं। तो आप कहेंगे भैया ये 5 रिट हैं, ये जो 5 रिट हैं आपका, इनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम कहते हैं। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट के पास भी ये अधिकार है आपका आर्टिकल 226 में। जानते दोनों से? जी भैया। भैया मैंने इस सीरीज को कर रहा हूं और प्रैक्टिस के लिए नायक सीरीज कमाल करके आओगे भाई तुम। जिन साथियों ने यूट्यूब पे मैंने नायक सीरीज कराई थी, 25 प्लस 10 सेट, 35 सेट है उसमें। जो 35 नहीं कर सकते एटलीस्ट 25 सेट करना, कमाल करके आओगे। तो दोनों के पास है। तो निचली अदालतों का मतलब है एक अदालत अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रही है, उसका वो उसको उस तरह के फैसले सुनाने का अधिकार नहीं है और उस क्षेत्र को भी अपने अधीन ले रही है। तो ये बोलेगा ए तुम छोटे हो, ए निचली अदालत, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है उनसे बोलेगा कि ये तुम्हारा जुरिस्डिक्शन का एरिया नहीं है, तुम्हारे न्यायाधिकार का ये क्षेत्र नहीं है, ठीक है। और साथ ही चौथा कौन सा होता है प्रतिषेध के अलावा? एक होता है आपका इसमें उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है आपका सर्टियोररी। उत्प्रेषण कब होता है? शक्ति का अधिक प्रयोग कोई कोर्ट करे, शक्ति का अधिक प्रयोग कोई कोर्ट कर रहा हो। समझ गए ना? निचली अदालतों से आदमी थोड़ी ना कह सकता। कभी सोचो यहां पर निचली अदालतों से कोई आदमी कह देगा क्या? नहीं जी।
आपका कौन बोलेंगे? जो अपर कोर्ट्स हैं। शक्ति का अधिक प्रयोग कर दे कोर्ट कोई, तो ये बोलेंगे "अरे भैया ये तुम्हारा मामला नहीं है, इसको हमको ट्रांसफर करो, इसको हमको ट्रांसफर कर दो"। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू अपर कोर्ट्स। बोले ये तुम्हारा मामला नहीं है, इसको तुम अपर कोर्ट को भेजो, मतलब अधीनस्थ न्यायालय का मामला नहीं है। अब अधीनस्थ न्यायालय कैसे हैं? जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट होगा जिसको आप बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, तो वो बोलेंगे कि इस मामले को अब यहां भेजो। ठीक है, संदेश कुमार जी बहुत सारा प्यार और धन्यवाद मेरे भाई। पांचवा होता है आपका अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो, अधिकार परीक्षा। तो ये क्यों वारंटो क्या होता है? तो क्यों वारंटो होता है दोस्त आपका, इसको समझना कि व्यक्ति, अब आप गए, एक आदमी आपके घर आया जिप्सी लेके, मेरा बालम थानेदार, तुमसे बोला आओ बैठ जाओ मेरी जिप्सी में, तुमने क्राइम कर दिया है, तुमने क्राइम किया भी था मान लिया, अब तुम उसकी जिप्सी में बैठ गए। अब जिप्सी में बैठने के बाद तुम्हें पता चला कि जो आदमी सीओ खुद को बता रहा था वो दरअसल में सर्कल ऑफिसर, क्षेत्राधिकारी है ही नहीं। यानी कोई व्यक्ति बिना अधिकार के और कोई अधिकारी बन जाए जिसको अधिकार भी नहीं है। जैसे अभी रोड पे एक आदमी को पकड़ लिया, आरटीओ साहब गाड़ी में नहीं थे, रोड टैक्स ऑफिसर, उन्होंने अपनी जगह किसी और को बैठा रखा वसूली के लिए। बोले तुम ट्रकों को रोक के वसूली कर लो। वो ट्रक वाला थोड़ा समझदार था, उसने वीडियो बना ली, बोला आप आरटीओ हैं क्या? बोला मुझे आरटीओ साहब ने भेजा। उन्होंने बोला आप कौन है? उसने वीडियो बना ली। तो यानी कि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के कुछ और होने का प्रयास करे और अधिकारी होने का प्रयास करे कि मैं अधिकारी हूं, तो भैया बड़ी कमाल बात होगी। यही अधिकार परीक्षा है, मतलब किसी और के अधिकार को जता रहा है। तो बस छोटा सा एक शब्द याद रखो, व्यक्ति बिना अधिकार के, बिना राइट के बाबूजी बन रहा है, नेता बन रहा है, अधिकारी बन रहा है, तो क्या बोलेंगे? आप जाएंगे कोर्ट के पास कि भाई साहब ये आदमी ऐसे ऐसे देखना, जरा अधिकारी बना घूम रहा है, तो उसको फिर पकड़ लिया जाए। कोर्ट उसको बोलेगा कि भैया अधिकार परीक्षा है, आर्टिकल 32 है, तुमने किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार था उसका हनन किया है। बात क्लियर है? आज के बाद इन पांचों में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है इनको समझने में, रटते हैं, रटने की जैसी जरूरत नहीं, घटनाओं से समझे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? सिर्फ इंडियंस के लिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये किसके लिए हैं? ओनली इंडियंस। बाकी दोनों के लिए, ओनली इंडियंस। तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में आता है? आपका आर्टिकल 21। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 बताया गया है, 25 to 28। समानता का अधिकार ये 14 to 18 बताया गया है। ठीक है, 14 to 18, यानी इसमें समानता का अधिकार आ गए। समानता का अधिकार 15-16। अभिव्यक्ति का अधिकार ये आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो 14 से 18 में तो भैया 15-16 भी आ गए, लेकिन 15-16 तो आ गए, लेकिन 14, 17, 18 तो नहीं आए ना, ये गलत हो गए। ये क्या हो गए? गलत हो गए, समझ गए? 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, और बाकी सारे के सारे अब मान के चलो आर्टिकल भैया 12 से 35 होता है, तो 12 से 35 के बीच में जो कुछ भी है उसमें से सिर्फ ये अनुच्छेद भारतीयों के लिए, बाकी सभी के लिए। बात क्लियर है? आगे आएंगे। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को कौन निलंबित कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स क्या सस्पेंड किए जा सकते हैं? आपके जो अधिकार है वो आपसे छीने जा सकते हैं। जी सचिन भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। राज्यपाल द्वारा, गवर्नर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। कब? आपको याद होना चाहिए इसके लिए आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 के तहत सबको हटाया जा सकता है। कब? जब लग रहा हो देश में आपातकाल, इमरजेंसी। लेकिन कौन से आर्टिकल हैं जो खत्म नहीं होते? तो आप कहेंगे आर्टिकल 20 और 21 ये कभी खत्म नहीं होते, खत्म नहीं होंगे।
खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये शक्ति किसके पास है कि ये दोनों खत्म नहीं होंगे, और ये दोनों खत्म नहीं होंगे, इसकी बात की गई है आर्टिकल 359, कि 20 और 21 बने रहेंगे, ये बात आर्टिकल 359 में। बाकी अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं, ये बात आपका 358 में की गई है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात हुई। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, तो कौन बचाएगा, कौन क्यूरेटर है? तो विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, या फिर न्यायपालिका? न्यायपालिका, अभी बताया ना, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि आपके मूल अधिकार कोई छीन रहा है। आपसे कोई बोले भैया तुम यहां से पानी नहीं भर सकते, भैया तुम इस रास्ते से नहीं निकल सकते, भैया तुम यहां घर नहीं बना सकते, भैया तुम अपनी बात नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास कोर्ट है। आगे आएंगे, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो समानता का अधिकार जो बताया गया है वो आर्टिकल 14 से 18 बताया गया है, समानता का अधिकार। मुझे बताओ, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहां पर बताया गया है? सॉरी, स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर बताया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका दोस्त कहां? 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सोचिए जरा, राइट अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉइटेशन। तो सोशल एक्सप्लॉइटेशन को बताया गया है, वो बताया गया 23 और 24 में। जो धार्मिक स्वतंत्रता है, अभी मैंने आपको बताया था धार्मिक स्वतंत्रता बताई गई है 25 से 28, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फिर आता है आपका इसमें 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30 में क्या बताया गया है? संस्कृति और शिक्षा। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी कि आपका राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल, कल्चर एंड एजुकेशनल जो राइट्स हैं। और अभी मैंने बताया आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। तो यानी कि कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं बताएंगे अभी? अभी आर्टिकल 32 भी हो गया एक आपका। कितने तरह के अधिकार हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने मौलिक अधिकार हैं अभी? 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? फंडामेंटल राइट्स अभी 6 हैं, तब 7 हुआ करते थे। एक को हटा दिया गया, संपत्ति को। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में आता था, उस संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया इंदिरा गांधी जी की सरकार में। क्या बोलोगे भैया? 44वां संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया। 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट कैंसिल करके क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक लॉ राइट है वो, कानूनी अधिकार है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में आता है वो? आर्टिकल 300 ए में उसको रख दिया। आर्टिकल 300 ए या आर्टिकल 300 के हम कहें, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को नहीं रोका जा सकता है? किसी को भी नहीं रोका जा सकता, बताइए जी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17? तो किसी को नहीं रोका जा सकता, यह आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15, 14 15 16 17 नहीं कहते। 14 किसको कहता है साथी आपका? अभी बात कर लेते हैं सबकी। आता है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। किसके समक्ष समता? समता अर्थात समानता, समक्ष मतलब सामने, और विधि मतलब कानून के सामने। इक्विलिटी बिफोर द लॉ। तो जब हम इक्विलिटी बिफोर द लॉ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इक्विलिटी बिफोर द लॉ,
तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब है कानून के लिए सब समान है। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई स्त्री अपराध करेगी और पुरुष अपराध करेगा तो दोनों के लिए अलग अलग सजा होंगी या एक होंगी, जरा सोचिए। तो यानी कि कानून के लिए सब बराबर हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि अमीर आदमी क्राइम कर देगा या गरीब करेगा तो गरीब को ही सजा मिलेगी और अमीर को नहीं मिलेगी, तो आप कहेंगे मिलेगी। यानी कानून के लिए सब बराबर हैं। तो विधि के समक्ष समता की बात की गई। फिर आता है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि आप जो है किसी से धर्म, कोई उसकी जाति है, लिंग है उसका, कोई उसका आपका वंश है, या मैं बात करूं उसका कोई आपका जन्म स्थान है, इसके आधार पर क्या बोलेंगे, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब यहां पर पार्ट बनेंगे, आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये जानते हैं आप। ऐसा तो नहीं होगा कोई व्यक्ति भारत में आपका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी सब धर्म के लोग रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनके साथ कोई भेदभाव करेंगे, नहीं करना है। आप किसी से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग का मतलब कोई पुरुष है, स्त्री है, या फिर अन्य लिंग भी हैं, LGBTQI सोसाइटी भी है, लेस्बियन भी हैं, गे भी हैं, बाइसेक्सुअल भी हैं, क्वीर भी हैं, ये सब जानते होंगे ना आप। तो कोई भेदभाव नहीं। वंश के आधार पर जन्म, इसका जन्म यहाँ पर हुआ है। जैसे कई बार झगड़ा होता है कि भैया तुम तो उत्तर भारत के हो, दक्षिण भारत के हैं, हम श्रेष्ठ हैं, उत्तर भारत के कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, जन्म के स्थान पर नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहां पर भैया। अब यहां पर सबसेक्शंस जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो बात की गई थी आपका, ये जो बात की गई है आर्टिकल 15 के पार्ट ए में की गई है। 15(2) में क्या बोला गया है आपका, पब्लिक प्लेस को बोला गया है। जैसे अभी आया था रेस्टोरेंट वगैरह, ऐसी कोई भी चीज जो पब्लिक प्लेस की है वो 15(2) में आती है। 15(3) में साथ ही आपका आता है, क्या बोलेंगे, महिला और बच्चे के लिए जो विशेष प्रावधान है। भाई कोई गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपने राज्य में बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान करने वाले हैं, कोई प्रोविजन लाने वाले हैं, तो उनको रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा। कि भैया अभी बोला गया था लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, तो आप महिलाओं के लिए क्यों लेके आ रहे हैं, पुरुषों के लिए क्यों नहीं लेके आओगे इसको, तो ला सकते हैं या नहीं, आप कहेंगे जी भैया। तो इसीलिए पुनः पता एक जनता विरोध करेगी, तो बोलेंगे भैया महिलाओं की तो बात आपने खत्म कर दी थी, फिर महिलाओं के लिए क्यों ला रहे हैं। आप कहेंगे भैया कि नहीं, इसके लिए 15(3) में प्रोविजन दिया हुआ है। अच्छा फिर ठीक है। फिर आता है 15(4), ये कहता है आपका जो लोग सोशली या आपका एजुकेशनली, यानी जो सामाजिक सामाजिक या फिर आपका शैक्षणिक रूप से, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कोई OBC, SC ST, अब उनके लिए कोई आरक्षण की बात होगी, तो सब लोग बोलेंगे भैया ये तो क्या हो गया, आपने तो बोला कि किसके आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, फिर इनके लिए क्यों। तो फिर आरक्षण को यहां पर डिफाइन किया कि इसकी जरूरत है। ठीक है, अगर हम बात करते इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट है 15(6) EWS। मुझे बताओ EWS के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को उनके आरक्षण में ही 10% का आरक्षण, अलग से नहीं, उसी आरक्षण में से कि भाई ये आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आप कहेंगे जी भैया ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इनको हम याद रखेंगे। आर्टिकल 16 में बताइए क्या है, लोक नियोजन का अवसर जो होगा, यानी जैसे आपका फॉर्म निकला CGL का, तो आप सबने भरा था नहीं, नहीं, या किसी को रोक लिया गया कि भैया तू नहीं भर सकता, तो क्या बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे आपका जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हम कर रहे हैं, लोक नियोजन अर्थात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो आप कहेंगे नहीं भैया 50 साल का आदमी थोड़ी ना भर सकता था फॉर्म CGL का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लोक नियोजन के अवसर पर जो समानता है, यानी एक कैटेगरी आई कि भाई इस कैटेगरी के लोग होंगे, इतनी उम्र से इतने उम्र तक होंगे, और साथ में साथ ही आपका
ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उतनी क्वालिफिकेशन हो और उतनी एज हो तब फॉर्म भरने से किसी को रोका जा सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, नहीं रोका जा सकता। ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन, कई साथियों ने लिखा, बड़ा कमाल। ये ऐड हुआ था आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 का, 2019 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोक नियोजन, जी भैया ऐसा ही होगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको खत्म करता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता छुआछूत होती थी कि भैया तू मेरे घर नहीं आ सकता, इसके घर आने से मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। विधवा अधिनियम आया आपका, विधवाओं की शादी होगी नहीं तो पहले सोचा था विधवा घर में आएंगी तो हमारा घर अपवित्र हो जाएगा, तो जली क्यों नहीं अपने पति के साथ में, तेरा पति मर गया तो तभी तुझको सती हो जाना चाहिए था। तो इस तरह बहुत सारे छुआछूत से समाज में, तो उनको खत्म किया जाए। आर्टिकल 18 बताएं, आर्टिकल 18 में क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशंस ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता के अंत की बात हो गई, यहां पर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स हो गया। अब भैया उपाधियों का अंत, लेकिन कौन सी उपाधि एक्सेप्ट की जा सकती हैं? जो सैन्य उपाधियां हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस की एक्सेप्ट की जा सकती हैं, जो एजुकेशनल रिलेटेड है, विद्या संबंधी हैं, की जा सकती हैं, लेकिन इनके अलावा अन्य नहीं। तो भैया भारत रत्न जो दिया जाता है वो सैन्य उपाधि है कि विद्या संबंधी उपाधि है? कोई सी भी नहीं। इसी को आधार मानते हुए जैसे कि अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न या अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो जनता पार्टी की सरकार आई, उसने 1977 में यही कहा कि भैया आर्टिकल 18 के तहत जो भारत रत्न आप दे रहे हैं तो ये गलत है। तो जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न पर रोक लगा दी थी 1977 में। लगी थी रोक या नहीं आप पढ़ते होंगे, लेकिन फिर से कांग्रेस आई 1980 में और फिर से उसने शुरू कर दिया, बोली नहीं हम तो इनको देंगे। ठीक है, ये भी आपको पता रखना है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अब आपको बताना है। और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस में है? क्या 16 में? 16 में भैया लोक नियोजन है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। अस्पृश्यता का अंत 17 में है। 15 आप समझ गए होंगे, 18 आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे साथी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित एम्प्लॉयमेंट टू वर्क नहीं दिया जाएगा, मतलब जोखिम भरा काम नहीं दिया जाएगा, तो उसमें नहीं लगाया जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। 45 कहता है 0 से 6 वर्ग के बच्चों की शिक्षा को लिए, ये संविधान संशोधन को बताता है। आर्टिकल 330 ये लोकसभा में बताता है SC ST के आरक्षण को। आर्टिकल 24 यानी कि हम 18 से आगे बढ़ गए। अब इंपोर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 19, पूरा जानते हो? आर्टिकल 19 मेरे साथ एक बार बोलना शुरू करो, रिवाइज करो उसको। आर्टिकल 19 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 19 में भैया बताया गया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको बताया गया है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें 19 में साथी आपका 19A आता है। 19A में क्या बताया गया है आपका? यही बताया गया विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक की अभिव्यक्ति, यानी कि आप जो बात है अपनी वो पेश कर सकते हैं। तो जब भैया हम बात पेश कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या हम लोगों को भड़का सकते हैं कि आंदोलन कर दो, यहां जाके तोड़ फोड़ कर दो? क्या ये सही है? बताएंगे। तो ये कैसा होना चाहिए? तो वाक जो आप कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, देश विरोधी बात आप ना करें।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोलने का मतलब है कि कुछ भी बोल देंगे। 19.2 क्या कहता है? 19.2 कहता है आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन, पीसफुली आप असेंबल हो सकते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन। ऐसा नहीं है तुम 100-200 लोग डंडे वंडे लेके, कट्टा, राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर लेके बैठे हो, ये गलत बात है। शांतिपूर्व सम्मेलन। 19.3, 19.3 मुझे बताएं किसके बारे में बताता है? आप कोई समुदाय या संघ बना सकते हैं, समुदाय या संघ, यानी कि आप कोई एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन या यूनियन आप क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्म कर सकते हैं। अबाध भ्रमण, अभी मैंने एक बात कही थी आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाहर 4 में आता है अबाध भ्रमण। कहां पर? भारत में। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो या नहीं, या कोई तुमको रोक लेगा, भैया तू इस गली में नहीं आएगा, तू इस जाति का है, तो क्या बोलेंगे? जो अबाध भ्रमण है, टू मूव फ्रीली, यानी आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं। जी भैया, ये 19.4 कहता है। 19 का 5 कहता है अबाध निवास, यानी कोई रोकेगा नहीं, कोई बाधा नहीं लाएगा इस बात में। अबाध निवास, तो अबाध मतलब कोई रोकेगा नहीं, यानी टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, ये भी आपके पास राइट है। और 19 का 6 क्या बताता है? कारोबार, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं, कोई व्यापार आप कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, कुछ भी, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। तो ये 19.6 में बताया गया, सब जानते हैं इस बात को। अब मुझे एक बात बताओ कि जब विचार और अभिव्यक्ति आई तो दूरदर्शन पर जैसे प्रेस आती है आपकी, प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में बताई गई? प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1)(a) में। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी तो कुछ भी कहते हैं, जी हाँ, अपनी बात, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कह देंगे कि देश को भड़का दे, ऐसा थोड़ी ना कह देंगे कि भैया नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाए। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, जैसे आपका आरटीआई हो गया, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। मुझे बताओ राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, याद रख लेना, इसकी डेट बड़ी पूछी जाती है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे। और आरटीआई लागू करने वाला भारत 55वां देश बना था जहां सूचना का अधिकार जो है वो एक साथ ही मौलिक अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी आरटीआई के लिए हमने बनाया था केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, तो ये पूछा था केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन बना आपका, वो कब बना था? तो बोलेंगे 26 अक्टूबर 2005 को सीआईसी बना था भैया। 26 अक्टूबर 2005 को सीआईसी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 19 में कोई दिक्कत किसी को? आर्टिकल 19 के बाद में आता है साथी आपका, मुझे बताना एक बार, अगर मैं पूछूं आपसे आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी किस तरह की फ्रीडम है आपकी? जो फ्रीडम है वो है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके संरक्षण की बात की गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 21 में है। अब आर्टिकल 21 में ही दो तरह के साथी यहां पर सबसेक्शन आते हैं। एक तो आर्टिकल साथी 21A, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल 21A में क्या कर दिया गया? जो आपका साथी शिक्षा को बना दिया गया फंडामेंटल राइट, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
शिक्षा को जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चे की। कितना? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा को। और इसके लिए साथी इन्होंने क्या किया आपका 86वां संविधान संशोधन किया। 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में। और कौन सा आपका इसको बनाया साथ में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसको बनाया। मौलिक कर्तव्य तो है ही है, साथ में यह एक मौलिक अधिकार भी है, एक बच्चे का मौलिक अधिकार भी है। अब इन्हीं के साथ में 2 आर्टिकल आते हैं। निजता का अधिकार, कोर्ट ने कहा था आपका 2017 में कहा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। भाई कोई व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है, नितांत में रहना चाहता है, तो यह अधिकार भी उसका होगा। जैसे उन्होंने बोला जीने के हक के साथ में मरने का हक भी व्यक्ति को है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसके लिए? उन्होंने बोला आपका राइट टू प्राइवेसी हो गया, निजता का अधिकार हो गया, और साथ ही आपका विदेश घूमने का अधिकार। मेनका गांधी ने इसके लिए केस लड़ा। विदेश घूमने का अधिकार ये किस में आता है? आर्टिकल 21 में आएगा। जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, साफ पानी, ये सब आर्टिकल 21। विदेश घूमने का अधिकार ये क्या है? 1978 का वाद है, केस है। एक वाद का मतलब होता है केस। तो 21A होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे आए। पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया था, उसका आंसर या एक्सप्लेनेशन में थे हम अभी। आगे आए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलेंगे कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत बढ़िया, अजय यादव जी, बहुत अच्छा आंसर करना। नहीं, सुसाइड करना नहीं हो सकता। मरने का अधिकार से मतलब है कि इच्छा मृत्यु, और ऐसी विशेष परिस्थितियों में, जैसा आपने देखा हो कई बार एक कोरोना केस था कि अब मतलब बहुत परेशान है कोई, अब वो जीवन नहीं जी सकता, लेकिन आत्महत्या आप कर रहे हैं, आत्महत्या के लिए आप किसी को उकसा रहे हैं, ये सब अपराध हैं। इसी के लिए तो हमारे आईपीसी में सेक्शन थे 307, उसमें आत्महत्या का ही दंड बताया गया। आप किसी को अबैट कर रहे हैं, उसके लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि भैया तुम आत्महत्या कर लो, जाओ अपने घर जाके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, है क्या? जी भैया, है क्या? है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 बताया था मैंने आपको। ये आपका 23 से 24 हो गया, ये 14 से 18 हो गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? जो मूल अधिकारों में नहीं है। तो समता का अधिकार है, जी भैया, 14 to 18 समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता, धर्म जाति लिंग आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लोक नियोजन के अवसर पर अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जी भैया, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध है, सूचना का अधिकार है, ये बताओ मुझे, क्या हमारे पास सूचना का अधिकार है या नहीं है? क्या बोलेंगे? सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, ये पूछा गया प्रश्न। तो क्या शामिल होगा या नहीं होगा, मुझे बताएं। तो सूचना का अधिकार जो 2005 में है, क्या ये साथी हमारा सूचना का अधिकार की बात की गई है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, नहीं भैया, अभी तो आपने बताया था भैया है। लेकिन देखो प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, डी लिख रहे हैं सारे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार तो 6 हैं। उन 6 की बात यहां पर कर रहा था, समता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझ पाए जी, कोई दिक्कत? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये मूल अधिकारों के पार्ट हैं। तो क्या आप बोलेंगे ये 6 में शामिल नहीं है, क्योंकि वहां पर शब्द आ गया था मूल। मूल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान अधिकारों को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? अब आते हैं, क्या भाग 4 किसके बारे में है? भाग 4 जानते होगे ना सब भैया, डीपीएसपी है। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
जो हमने कहां से लिए हैं डीपीएसपी, आयरलैंड से लिए हैं। तो यहां पर आता है आर्टिकल 36 से 51, और फिर आता है भाग, बाद में जोड़ा गया भाग 4A। 4A में आई फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई एक तो थे अधिकार, एक है ड्यूटीज। आपकी आपके घर के लिए ड्यूटी क्या है, आपके माता पिता के लिए आपकी ड्यूटीज क्या है, क्या कर्तव्य है। तो आप कहेंगे भैया उन्हें अच्छा जीवन देना, उनका ख्याल रखना, उनका आदर करना। अब उन सबका जब आप आदर कर रहे हैं तो आप नहीं भी करोगे तो क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी कोई? भैया आपको इज्जत नहीं करोगे तो आप कहेंगे भैया, मतलब विधिक रूप से तो नहीं मिलेगी, कानूनी रूप से नहीं मिलेगी। तो जब कानूनी रूप से नहीं मिलेगी तो ये क्या है, ये कर्तव्य है। मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कोर्ट है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के हनन के लिए कोर्ट नहीं है। माना जाता है ये तुम्हारे मोरल्स हैं, तुम्हें करना है। तो जैसे तुम्हें फैमिली के लिए करना, ऐसे तुम्हें देश के लिए भी क्या करना है, एक देश के लिए तुम्हारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो ये बाद में जोड़े गए, मूल संविधान में ये नहीं थे, इनके लिए जोड़ा गया आर्टिकल 51A, यानी 51 के 1965 में, 1976 में, 1976 में ये जोड़े गए। ठीक है, 1976 में आगे आएंगे। तो 1976 में जब ये जोड़े गए तो कौन सी कमेटी थी बताएंगे, किस कमेटी की सिफारिश थी? तो आप कहेंगे कमेटी थी भैया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह ये दरअसल में एक केंद्रीय मंत्री थे, और 12 मेंबर्स थे, टोटल 12 सदस्य थे। इन्होंने बोले थे आपका, क्या बोले थे इन्होंने, 8 जोड़ने का सुझाव दिया कि 8 जोड़े जाएंगे, 8 क्या मौलिक कर्तव्य। लेकिन जोड़े कितने गए थे, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। एफडी लिख दूं फंडामेंटल ड्यूटीज को, कोई दिक्कत तो नहीं, मौलिक कर्तव्य है ये, मौलिक कर्तव्य। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य, 12 मेंबर्स थे, 12 मेंबर्स 1976 में जोड़ा गया था। अब देखो इनको ध्यान से पढ़ना, इनको याद करेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन मैं हमेशा तुमसे कहता हूं, अभी भी कह के भेज रहा हूं परीक्षा के लिए। बस एक बार मुझे थम्स अप करके ये बता देना कि भैया जूम करके आपको ये दिख रहा है, फिर मैं इनको आपको याद करा दूं। अब ऐसे नहीं पूछता बच्चे मौलिक कर्तव्य कहां पर है, पूछ ले तो दुनिया करके आएगी। अब पूछता है लिख करके, ये देगा देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर, कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ABCD में भी देता है, 1 2 3 4 5 6 में भी देता है, कै ख ग हिंदी में भी देता है, कै ख गे घे अंगा चे छ जे जे अइया टे ठ डे डे अणे ते थे दे धने पे फे भे भे मैं, ऐसे भी देता है। तो जिसको नहीं पता कै ख ग उसको पता होने चाहिए, नहीं तो इंग्लिश वाले पोर्शन में देख लेना इसको, ABCD, पहला A, दूसरा B, तीसरा C, तो ऐसे पूछेगा। बात तैयार है? शिव बच्चन यादव सी बच्चा आपने पूरी क्लास निकाल दी यही कहते हुए, और पता नहीं किस बात पे ये निकाल रहे हैं। बेटा आपके सपने टूट जाएंगे, आप रोएंगे, मेहनत करना सीखो। बेवजह के कमेंट मत करो, मुझे ब्लॉक मत करना। भाई मैं क्यों ब्लॉक करूंगा तुम्हें, हैं? अब देखें भैया ध्यान से, यहां देखिए, याद करना है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान 1 नंबर पर है जी। पहले नंबर पर कौन सी चीज है, राष्ट्रगान और का सम्मान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। कितने पर है, 1 नंबर पे। कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई आप देखो ना, फ्लैग के लिए हमारी भावनाएं किस पे है भैया, पहले नंबर पे है, पहले पे। टिंटू नहीं लगाया भाई, है लगा दिया, अब दिखा भाई? और भी जूम कर लेते हैं ऐसे तो और भी हो जाएगा ये तो। दिख रहा है ना भाई? तो ये कितने नंबर पे है भैया, 1 नंबर पे है। उन महान आदर्शों को सजाना जिनका पालन करना, जिन्हें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। दूसरे नंबर पर हम किनको रखेंगे, जिन्होंने हमको आजादी दिलाई। दूसरे नंबर पर कौन है, जिन्होंने हमको आजादी दिलाई। 3 में 3 तरह की बात की गई है, वो तीनों हैं जो जोड़े गए, संप्रभुता, एकता, अखंडता। अखंडता शब्द जोड़ा गया था, कितने शब्द जोड़े गए थे मैंने वहां भी बताया आपको, 3 शब्द। तो 3 में 3 की बात है। पूछेगा जो सवरिनिटी है, जो आपका साथी यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखने की बात किस फंडामेंटल ड्यूटी में की गई है? तो क्या बोलोगे भैया, तीसरे में की गई है, तीसरे में।
अभी CHSL दिया था आपने, CHSL में आया, फेज 12 में यही क्वेश्चन आया। देश की एकता अखंडता, देश की एकता अखंडता संप्रभुता को बनाए रखना ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये नहीं पूछा मौलिक कर्तव्य है, ये पूछा कौन सा मौलिक कर्तव्य है। उसमें लिखा था 51A, B, C और D, तो क्या करना था? C। समझ पा रहे हो? एक में आंखें बंद करो जरा, एक में क्या, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज पहले नंबर पे। दूसरे पे क्या है मेरे साथी? दूसरे पे जो हमारे लिए, जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, आजादी दिलाई मतलब जो हमारे संग्राम में जुड़े हुए थे, तीन में तीन बातें की गई हैं। देश की रक्षा करने की बात किस में की गई है? चार में। देखो देश की रक्षा कैसे करोगे, एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से या चार तरफ से? तो देश की रक्षा हम भैया चारों तरफ से करेंगे, 4 नंबर। देश की रक्षा कितनी तरफ से? चार तरफ से, 4 नंबर। भारत के सभी लोगों की धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधता। अब इतनी बड़ी भाषा मत पढ़ लेने लग जा, बस यहां पर पढ़ना सद्भाव के समान भाईचारा, एक वर्ड याद रख लो, भाईचारे। और आपका साथी महिला, भाईचारे और महिला के सम्मान के लिए जितनी भी प्रथाएं हैं वो त्याग देनी है। जब तुमको लगता होगा कि भैया सती प्रथा गलत है, बेवजह त्याग दो। राजा राम मोहन राय ने यही तो बोला, लोगों ने उनको गालियां दी, तुम सही बात कर रहे हो यार, राजा राम मोहन राय तो सही बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने बोला कि तुम कैसी बात कर रहे हो। सोचो, अब से वो उन बातों के लिए लड़ रहे थे कि वे सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, विधवा नहीं होनी चाहिए। पहले तो लोग 50-50 शादी कर लेते थे बंगाल में पैसे के लिए, दहेज के लिए। उन्होंने बोला बहुपत्नी प्रथा जो है ये खराब है, लोगों ने उनको गालियां दी। बोले भैया तुम जो है सही आदमी नहीं हो समाज के लिए। तो इन्होंने बोला महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करो। घूंघट में कर रखी है महिलाएं, गाड़ी में पीछे बिठा के ले जा रहे हो, दहेज में गाड़ी वही लेके आई है आपकी शादी में, उसको पीछे बैठा के ले जा रहे हो, खुद ड्राइवर बने हुए हो। मतलब अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, उसको साइड में नहीं बिठा पा रहे हो, इतने लंबे घूंघट में। बोले इससे जो शर्म और लिहाज रहती है। तो घर में जब बेटी रहती है बाप के साथ में, इसका मतलब है बेटी तो बिगर घूंघट के रहती है, तब लिहाज नहीं होती बेटी को बाप की, होती है ना। तो शर्म कोई वस्त्र से थोड़ी ना होती है, घूंघट से, कि भैया मुंह ढकेगा तभी शर्म होगी। तो इसका मतलब है लड़कों को तो बिल्कुल शर्म नहीं है अपने पिता की। तो कहने का मतलब है महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तो भाईचारा कैसे होगा भाई? भाईचारा, पांचों भाई एक साथ, पांचों पांडव एक साथ थे, पांचों भाई कैसे थे? एक साथ थे। तो पांचवें में भाईचारे की बात की गई है। पांच में क्या है? भाईचारा। चार में क्या है? देश की रक्षा चारों तरफ से, ठीक है। छठे में संस्कृति वर्ड को याद रख लो कि छठी क्लास में भैया संस्कृत पढ़ानी शुरू कर दी थी हमको। छठी क्लास में क्या? संस्कृत पढ़ानी शुरू कर दी थी। भैया इस सब को हाथ से लिख दो बेटा, इस चक्कर में मत रहना, वंडर क्लास है ये आपकी बुद्धि को खोलने के लिए, बुद्धि बांधने के लिए नहीं है। अभी भी तुम ये सोच रहे हो ना लिख लिख के पढ़ूंगा तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा 10 साल बाद, ऐसी पढ़ाई मत करो भाई प्लीज। वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों के लिए ये कौन सा है साथी? आपका 7वां नंबर है। साथ में क्या रहता है आपके? पर्यावरण। साथ में क्या है? पर्यावरण, ठीक है। ये मिटा दूं अब मेरे सामने एक बार बोलने का प्रयास करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, बोलो एक में क्या बताया भैया? राष्ट्रगान और हमारे जितने भी आदर्श हैं, झंडा। दो में क्या है? जो आंदोलन किया जिन लोगों ने हमारे लिए। तीन में तीन बात, संप्रभुता, एकता और अखंडता। चार में देश की रक्षा। पांच में क्या है? भाईचारा, महिलाओं का सम्मान। छठे में संस्कृति, छठी क्लास में संस्कृत पढ़ाई। सातवें में क्या है? पर्यावरण। हमारे साथ में क्या है? पर्यावरण है। आठ में क्या है? वैज्ञानिक। आठवीं में विज्ञान पढ़ने लगते हैं, याद रख लेना। छठी में संस्कृत यानी संस्कृति और आठवीं में विज्ञान। आठवीं में क्या? विज्ञान, ठीक है, आठवीं में। और नवीं में क्या है भैया? संपत्ति की रक्षा। नवीं क्लास में क्या? हिंसा से दूर रहना है। और 10 में है आपका, उतने याद रख लोगे तो फिर बाकी के याद रह जाएंगे। 8 में विज्ञान है। 6 में क्या बताया था? संस्कृत से संस्कृति याद रखो, यानी कल्चर के बारे में बताया गया है, कल्चर के बारे में। 7 में हमारे साथ में क्या रहता है? एनवायरमेंट हमेशा रहता है हमारे साथ में। 8वीं क्लास में विज्ञान। 8वीं में क्या है? 8वीं में भैया साइंस दिला दी पापा ने, ऐसे याद रख लो। और 9th में क्या आ गई बात? संपत्ति की, संपत्ति की। साइंस के बाद में संपत्ति है। साइंस पढ़नी पड़ी, बड़ा टफ सब्जेक्ट था,
उसने पापा से जाके हिस्सा मांग लिया अपना, बोला जी मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे तो मेरी संपत्ति दे दो, अगले दिन संपत्ति। ठीक है। 10 में क्या है दोस्त आपका? 10 में है जो साथी आपका सामूहिक गतिविधि है, यानी कोई भी कैसे विकास का कार्य कर रहा है वो और आगे पहुंचे, और आगे पहुंचे। और 11वां आप जानते ही हो, सबसे ज्यादा पूछा जाता है के लिख करके। रीजनिंग में नंबर तो पढ़ते होगे ना, इजोटी, इजोटी, कि भैया जे 10 पर है तो के कितने पर है? 11 है। आगे निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? अब आपसे उम्मीद करूंगा आपको जो सिखाया आप बताओ। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, रक्षा कितने तरफ से करोगे? कितने में बताया था? बताना कौन सा मौलिक कर्तव्य है ये, अभी याद कराया था, अभी थोड़ा सा याद हो गया तो थोड़ा खुद करोगे तो हो जाएगा। क्या बोलोगे? बोलो भी फटाफट से। तो देश की रक्षा करना भैया चौथा मौलिक कर्तव्य है, हमको याद हो गया। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली, तो संस्कृति को किसमें बताया गया है? जो हमारी कल्चर है उसके बारे में, कि उसकी रक्षा करें, ये भैया छठा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति, संपत्ति कब? साइंस के अगले 9वां मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन क्या ये है? नहीं भैया, ये तो सीधे सीधे आर्टिकल 40 में आता है जो डीपीएसपी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। सर जी आज तो 60 क्वेश्चन नहीं हो पाए। जरूरी थोड़ी है यार एक ही दिन में 60 करने हैं, तुम्हारे अंदर पढ़ने का हौसला होना चाहिए। और ये सुबह की टाइमिंग है, ऐसा भी नहीं है गागर में सागर इसको इम्पैक्ट करेगी। मैं रोज पढ़ा सकता हूँ, आप रोज पढ़ सकते हैं, या न्यूज के लिए तो हम सब करें। अगर हमें ऐसा थोड़ी है कि 15 बोलिए तो भैया 15 ही करवाऊंगा, अगर 17 क्लास भी मुझे करवानी पड़ेंगी तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज तो थोड़ा धीमे धीमे चीजों को समझाने में कि भाई क्या हम पढ़ेंगे उस सब में समय लगता है। कल से तो हम सिर्फ आपका कक्षा में आएंगे और आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रध्वज कौन से नंबर पे था? भैया पहला फंडामेंटल राइट है। पहली बार याद कर रहे हो ना बहुत सारे कि फंडामेंटल राइट कौन सा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में देखोगे कमाल करके आओ। तो राष्ट्रीय ध्वज की जो रेस्पेक्ट है नेशनल फ्लैग की वो एक है। भाईचारा की तो कौन सा मौलिक कर्तव्य था जरा बताना, कितने भाई? बोलो, क्वेश्चन आएगा। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना का विकास करना कौन सा मौलिक कर्तव्य है? क्या बोलेंगे भैया? सबका आंसर आ जाए तो मजा आ जाए। तो पांचों भाई, पांच पांडव, पांचों भाई, महिलाओं का सम्मान भी इसी में है। पांचों भाइयों ने क्या किया था? महिला का सम्मान किया था। कौरवों ने तो क्या किया था? द्रौपदी का चीरहरण किया था। तो पांचों भाई और महिलाओं का सम्मान, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये कहीं पर बताया गया है क्या? नहीं भैया, ये कहीं पर बताया नहीं। तो संविधान देश के बारे में बात करता, वहां भाईचारे की बात हो गई, तो लेकिन कहीं पर भी माता पिता और गुरु का आदर करना ये नहीं बताया। आया मजा? फिल्टर कर पाएंगे या नहीं? अब ऐसा तो नहीं है कि रटना पड़ेगा भैया 11 लाइन, मैंने आपको शब्द बता दिए, उन मूल शब्द, यही एक्यूप्रेशर है अपना जीएस का। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल, सारे साथियों ने इतना ध्यान लगाया तभी बता पाए। यही बात मैं आपसे पूछ लेता ना कल रात को, पिछली रात को, कि भैया एकदम से तुम्हें खड़ा करके तुम्हारी टेबल से, अच्छा बताओ कि भाईचारे की भावना का विकास करना और महिलाओं का सम्मान करना ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तुम चक्कर खा जाते। लेकिन इस बात को अगली रात को मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम मुझे चक्कर आवा दोगे। बहुत कमाल, बहुत शाबाश। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए, तो 4A में क्या बोलेंगे भैया? भाग 4A में है। ठीक है, भाग 4A कौन से, कहां से लिए हमने मौलिक कर्तव्य? रूस से लिए। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, अब तक जो मैंने 30 प्रश्न बनाए हैं यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा का आप तय कर चुके हैं, किसी भी शिफ्ट का। ये बात मेरी आप कागज पर लिख लीजिए, यानी आपके 25 में से आप एक प्रश्न तय कर चुके हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? मतलब न्यायालय उनको लागू नहीं कर सकता, तो न्यायालय उनको लागू नहीं कर सकता, इस बात को कहता आर्टिकल 37। ठीक है, जैसे 39 भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। भाई जितने भी डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी किस, कहां से? आयरलैंड से हमने लिया। तो डीपीएसपी जैसे कि आपका, अगर हम बात करें, अगर डीपीएसपी का कोई पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय उनको जबरन लागू करवाएगा क्या? जबरन लागू करवाएगा क्या, बताएंगे? आप कहेंगे नहीं भैया।
ठीक है, तो दिक्कत आते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, 39D। डी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, कोई भी काम चल रहा है उसमें कामगारों को भाग मिले, वो पार्टिसिपेट कर पाए ताकि उनका जीवन चल पाए, 43A। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, 41। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य, भाई राज्य का ये कर्तव्य है कि कम से कम आदमियों को उनकी लाइवलीहुड के लिए वो खाना पानी कर पाए, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करे, 43। अब कह रहा 42वें संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, तो 1976 के द्वारा जोड़ा गया है तो भैया ABCD ही कुछ होगा, ABCD ही तो कुछ होगा। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए करें या डी करें, ए सही हो जाएगा। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी जो किया गया ये समान पारिश्रमिक अधिनियम आया इसके लिए, इसके लिए तो क्या आया? समान पारिश्रमिक अधिनियम आया था, इक्वल सैलरी एक्ट, इक्वल सैलरी एक्ट 1976 से ये किया गया, ठीक है, इक्वल सैलरी एक्ट से। तो यानी कि ये 1976 जो संशोधन है उसके द्वारा नहीं किया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे 39D है, ऐसे ही 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल हेल्प। 39A में क्या बताया गया है आपका? क्या बोलेंगे? जो 39A है ये बताता है साथी आपका समान न्याय, कि सबको बराबर न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब अमीर को वंचित कर दिया जाएगा, गरीब को वंचित कर दिया जाएगा, अमीर को मिलेगा समान न्याय और निशुल्क। किसी के पास पैसा नहीं है, निशुल्क विधिक सहायता। जैसे लोग बोलते हैं भैया मेरे साथ तो अत्याचार हो रहा है लेकिन मैं कोर्ट कैसे जाऊं, तो वहां तो पैसे खर्च होते होंगे, नहीं, ऐसे तो गरीब का दमन हो जाएगा। इसीलिए क्या दिया गया है? एक प्रावधान दिया गया है कि एक सरकारी वकील फिर उनका मुकदमा लड़ेगा, कोर्ट की तरफ से उनको वो मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? कौन सा होगा बताइए। देखो अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस की बात करूं, जैसे मैंने पॉलिटी की 2 बताई हैं, स्टैटिक की 4 बताई, अगर इनकी संख्या एक आध बढ़ जाए ना तो प्लीज उससे परेशान नहीं होना है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किस में की गई है? 51 में की गई है, आर्टिकल 51, ठीक है। 41A किसके बारे में बताता है? पर्यावरण प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताता है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में। 43A अभी आया था आपका साथी, जो कामगारों की सहमायिता या सहकारी जो समिति बनती थी। 41A ये काम और सहायता के लिए हो गया, यानी 51 हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सर अगर मैं वंडर क्लासेस के सारे प्रश्न कर लूं, अगर आप बहुत अच्छे से प्रश्न कर लेंगे, जो मैं समझा रहा हूं आप उसको कर लेंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं हर एक स्टूडेंट से, जिसके एक प्रॉमिस तो उससे इसके बेसिक्स अच्छे हैं, जिसको बेसिक समझ है, तो वो आराम से 18-20 क्वेश्चन पे जाएगा CGL के लिए, MTS के लिए भी वो 90% स्कोर पे जाएगा। हो सकता है GS में, हमने उसको पॉसिबल किया है पहले, 100% भी स्कोर बच्चों के आए GS में। बहुत एक स्टूडेंट नहीं है, अब सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं। जिनके बेसिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है तो भाई उनकी कोई गारंटी नहीं है, फिर आपको बेसिक्स कम से कम, फिर इसको तुम सब कुछ रटना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, फिर स्कोर नहीं आता, फिर थोड़ा समय लगेगा आपको। ठीक है। आर्टिकल 39A अभी बताया, समान न्याय। ग्राम पंचायत 40 में है, समान नागरिक संहिता। देखो आर्टिकल 48 में कह रहा है न्यायपालिका, नहीं जी, आर्टिकल 48 में है कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये तो आर्टिकल 50 में बताया गया है, आर्टिकल 50 में बताया गया। तो हमने DPSP तक खत्म कर लिया है सारा,
डीपीएसपी तक खत्म कर लिया है। अब इस कक्षा को हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे, यानी हम आ गए हैं आपका मुख्य रूप से कहाँ पर, जहां से आपका अब डीपीएसपी से भी क्वेश्चन बनना तय होता है। क्लासेस ऐसी रहेंगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आपका एक रिव्यू, क्योंकि ये यूट्यूब नहीं है। बच्चों ने बड़ा मुझे प्रेशराइज किया कि भैया ये क्लास यूट्यूब पे करा दो। मैंने उनके लिए नायक सीरीज करा दी थी यूट्यूब पे। मैंने कहा कि एप्लीकेशन के बच्चों के लिए हमेशा कभी एफर्ट नहीं लगते, उनका तो बस कोर्स पूरा होता है, उनके लिए प्रैक्टिस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, फिर उनको यूट्यूब पे आना पड़ता है। मैंने कहा मैं इस बार एप्लीकेशन पे कराऊंगा उनको। नहीं भी कराते इसको तब भी तुम थोड़ी ना कुछ कहते, तब भी तुम कहते कि भैया कोर्स था वो तो चल ही रहा था, विनर इतने दिन से विनर 2.0। लेकिन मेरा मन था आप लोगों के लिए एफर्ट लगाने का, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर मैं कर पाऊँ, और मुझे उम्मीद है अच्छे छात्र उस पर बहुत फोकस करेंगे और होगा। तो एक बार रिव्यू जरूर लिखना, टेलीग्राम जरूर बताना, क्योंकि अब तो मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, है ना, यहाँ पर ऑफलाइन होते नहीं, वहाँ बताना, ठीक है। और ख्याल रखना अपना बहुत सारा, ऐसे ही कंटिन्यू आगे इसको करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।